महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने कहा था, ये सबसे मजबूत प्रजाति नहीं है जो जीवित रहती है, ना ही सबसे बुद्धिमान, बल्कि वो जो परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक अनुकूल है। नमस्कार, और हमारी आज की इस विशेष बातचीत में स्वागत है। आज हम द प्रिंट में छपे एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। ये लेख भारत के लिए एक संभावित पेरी मूवमेंट यानी पेरीक्षण की बात करता है। थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड दें तो 1853 में अमेरिकी नौसेना अधिकारी थे मैथ्यू पेरी। उन्होंने एक तरह से बल प्रयोग करके जापान को व्यापार के लिए खोला था, और इस घटना ने जापान को पश्चिमी ताकतों की तकनीकी बढ़त का एहसास कराया। और फिर वहां मेजी रेस्टोरेशन हुआ, बड़े सुधार हुए और जापान एक आधुनिक शक्ति बन गया। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इसी लेख के तर्कों को समझने की। क्या वाकई भारत अमेरिकी दबाव के चलते ऐसे किसी निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, और इसके मायने क्या हैं? खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये जानकारी अहम हो सकती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और हाँ, सामान्य जानकारी के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख में अमेरिकी कदमों की, खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समय जो टैरिफ लगे थे उनकी आलोचना तो है, बिल्कुल है। पर साथ ही ये भी कहा गया है कि हमारा लक्ष्य कोई टीवी बहस जीतना नहीं है। नहीं, बल्कि आर्थिक युद्ध जीतना है। असल मुद्दा वो है। सही। और इसमें हमारी कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है, जैसे हम शायद चीन की तरह अमेरिका का खुलकर सामना करने की स्थिति में नहीं है। जी, ये एक बिंदु उठाया गया है। लेख में ये इशारा भी है कि जैसे सस्ता रूसी तेल आया तो उसका फायदा शायद आम लोगों तक उतना नहीं पहुंचा। हाँ, कहा गया है कि रिफाइनरियों को ज्यादा फायदा हुआ। और हमारे बढ़ते टैरिफ, उसकी वजह से हमें टैरिफ किंग तक कहा जाने लगा है। हाँ, ये भी एक पहलू है। और दिलचस्प बात ये भी है, देखिए, कि लेख भारत को व्यापार के मामले में लंबे समय से एक आउटलायर मानता है। आउटलायर मतलब एक ऐसा देश जो एशियाई या वैश्विक व्यापार व्यवस्थाओं से जुड़ने में हिचकाता रहा है या शायद जुड़ नहीं पाया है। अच्छा। और देखिए, हमारी सालाना विकास दर 6% से ज्यादा रही है। प्रति व्यक्ति आय भी लगभग 4 गुना बढ़ी। हाँ, ये आंकड़े तो हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारा 90% रोजगार असंगठित क्षेत्र में है। 90%। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, और ये स्थिति जो है, ये उत्पादकता बढ़ाने में भी और तकनीकी विकास में भी, दोनों में बाधा डालती है। और दुनिया के मौजूदा हालात पर क्या कहता है लेख? हम अक्सर मल्टीपोलर मतलब बहुध्रुवीय दुनिया की बात करते हैं। हाँ, पर लेख का तर्क है कि असल में दुनिया 2 ध्रुवीय ही है। 2 ध्रुवीय? जी। एक ध्रुव है चीन, जो हमारे प्रति, आप देख ही रहे हैं, प्रतिकूल रहा है। सैन्य दबाव भी, आर्थिक दबाव भी। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में अगर हम दूसरे ध्रुव यानी अमेरिका के प्रति भी बिना सोचे समझे एक शत्रुतापूर्ण रवैया अपना लेते हैं, तो हम खुद को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे, एक कोने में धकेल देंगे। ये तो गंभीर बात है। तो इस नजरिए से देखें तो अमेरिका से हमारे रिश्ते कितने गहरे हैं। बहुत गहरे। लेख इसी बात पर जोर देता है। देखिए, अमेरिका हमारे सामानों के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। हाँ, हमारी जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं उनका वो प्राथमिक बाजार है। विदेशों से जो पैसा आता है, रेमिटेंस, उसका एक प्रमुख स्रोत है। अच्छा। और कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने भारत में अपने कैपेबिलिटी सेंटर मतलब क्षमता केंद्र स्थापित किए हैं। जी। फिर रणनीतिक साझेदारियां हैं, बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय हैं, H1B वीजा का मामला है, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हमारे छात्र। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। लेख साफ कहता है कि रूस रक्षा के लिए एक उपयोगी भागीदार हो सकता है, पर ब्रिक्स हो या ग्लोबल साउथ, ये अमेरिका का विकल्प नहीं बन सकते। तो फिर सुधारों की बात करें, जिनकी जरूरत शायद महसूस की जा रही है, उस पर हम कहाँ खड़े हैं? लेख में मौजूदा सरकार के कुछ कामों की तारीफ भी है क्या? बिल्कुल है। आर्थिक स्थिरता लाने की कोशिश है, बुनियादी ढांचे में सुधार और पानी, गैस, शौचालय, घर जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं। हाँ, जैसे हर घर जल, उज्ज्वला। जी, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर जो काम हुआ है उसे सराहा गया है। पर्याप्त क्यों लगते हैं? एक उदाहरण दिया है चीन का। क्या? चीन पहले खाद का आयातक था, अब निर्यातक है, जबकि हम आज भी बड़े आयातक हैं। और मजे की बात यह कि हम चीन से ही खरीदते हैं काफी। अच्छा। तो सवाल है, हमारी खेती को 40% टैरिफ की दीवार की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ये कम उत्पादकता का संकेत है? और दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी सवाल हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे नई शिक्षा नीति पर प्रगति धीमी क्यों है?
विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग वो सिर्फ मोबाइल असेंबली से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? ये एक बड़ा सवाल है। रोजगार की स्थिति चिंताजनक क्यों बनी हुई है? रक्षा क्षेत्र में बजट कम क्यों लगता है? और एक और अहम बात जी, कि देश की आर्थिक ताकत क्यों कुछ ही बड़े समूहों के हाथ में सिमटती दिख रही है, और ये समूह भी जापान या दक्षिण कोरिया के नेशनल चैंपियंस की तरह वैश्विक स्तर पर वो दबदबा क्यों नहीं बना पा रहे। और एक बहुत बड़ा संकेत नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई वो लगभग 0 पर क्यों आ गया है, ये भी सोचने वाली बात है। तो इन सब सवालों के बाद लेख का निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या वाकई ये भारत का परीक्षण है? देखिए, लेख का निचोड़ ये है कि अगर अमेरिका आज हम पर दबाव बना पा रहा है तो इसकी वजह कहीं ना कहीं हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां हैं। अच्छा। जरूरत इस बात की है कि हम टीवी बहसों में या जज्बातों में बहने के बजाय तर्कसंगत व्यावहारिक नीतियां चुनें। मतलब रैशनल चॉइस। जी बिल्कुल, हमें अपनी क्षमता, अपनी रेजिलियंस पर ध्यान देना होगा, दबाव झेलने और फिर से खड़े होने की क्षमता पर। जापान से तुलना शायद थोड़ी खींची हुई लगे, पर ये लेके एक मौका देता है। किस चीज का? आत्ममंथन का, और अगर हम चाहें तो गहरे बुनियादी सुधारों का। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने द प्रिंट के इस लेख के जरिए ये समझने की कोशिश की कि कैसे अमेरिकी दबाव भारत के लिए एक चुनौती भरे परीक्षण जैसा हो सकता है जी, और ये हमारी आंतरिक, आर्थिक और ढांचागत कमजोरियों को उजागर करता है। लेख भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय तर्कसंगत नीतिगत विकल्पों और गहरे सुधारों की जरूरत पर बल देता है। बिल्कुल सही। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मुझे लगता है ये बातचीत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार नीति और यहाँ तक कि आंतरिक चुनौतियों जैसे विषयों के लिए काफी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हाँ, कई सारे बिंदु जुड़ते हैं इसमें। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या भारत इस बाहरी दबाव का इस्तेमाल जापान की तरह अपने अंदर बड़े बदलाव लाने वाले सुधारों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कर पाएगा, या फिर ये सिर्फ कुछ समय के लिए संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट तक ही सीमित रह जाएगा? अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगली बार तक सोचते रहिए।